हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई एम पूनम गजेंद्र एंड हियर वी don't just talk about the unseen, we decode it. And today we are looking at the mystic force behind why you feel like an outsider or a misfit in your career. So today's topic is Ketu in 10th house, the career rebel, an outsider or a misfit. सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मेरी ही तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके 10th हाउस में केतु देव बैठे होंगे और जिसकी वजह से उन्होंने भी अपने करियर में बहुत अनस्टेबिलिटी देखी होगी, उतार चढ़ाव देखे होंगे। ये टॉपिक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, तो इसीलिए प्लीज इस टॉपिक को पूरे ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर आप इस 10th हाउस और केतु और आपके प्रोफेशन की मिस्ट्री को डिकोड कर पाएंगे। तो सभी को पता है कि हम सभी की कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, जिसमें से 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारा कर्म क्षेत्र। और 10th हाउस से ही हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन और हमारे प्रोफेशन या करियर की स्टेबिलिटी देखी जाती है। और हम सभी ये भी जानते हैं दैट केतु इज अ शैडो प्लैनेट which is a कारका of मोक्ष, a कारका of liberation, a कारका of detachment। और जब केतु आपके कर्म क्षेत्र, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के हाउस में बैठते हैं जो कि डिटैचमेंट के कारक है, तो वो आपको किसी भी जॉब में या किसी भी करियर में 6 महीने या साल भर से ज्यादा टिकने नहीं देते। आप किसी भी कन्वेंशनल करियर पाथ पर 1 साल या 6 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं सकते अगर केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं। तो आपको बार बार ना चाहते हुए भी अपना करियर या जॉब स्विच करना पड़ेगा, भले ही आप उस प्रोफेशन में, अब उस करियर में अपना 100% ही क्यों नहीं दे रहे हो। 6 महीने साल भर तक सब सही चलेगा और आपको लगेगा कि हाँ अब हो गया मैं सेट। और जैसे ही आपको ये लगा कि मैं सेट हो गया या मैं सेट हो गई, कुछ ऐसा होगा कि आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, वो करियर छोड़ना पड़ेगा, या तो वो काम बंद हो जाएगा या फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ तो 100% ऐसा होगा कि आप उस काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, ना चाहते हुए भी। और ये साइकिल तब तक रिपीट होगी जब तक आप समझ नहीं लेते कि वहां पर बैठे केतु, मतलब 10th हाउस में बैठे केतु आपसे क्या करवाना चाहते हैं। इस बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। So here we are going to lean into the outsider energy. This video is specially for the people who feel like they don't belong in the corporate rat race because they are meant for something much deeper, or looked at a successful career path and felt absolutely nothing. No drive to climb the ladder, no interest in the titles, just a deep sense that you are playing a game that wasn't designed for you. और जब बार बार ऐसे होता है ना, तो बहुत लोग करियर कोचेस से कंसल्ट करते हैं, एंड मोस्ट करियर कोचेस विल टेल यू दैट यू लैक एम्बिशन और फोकस। But if we look at the spiritual mechanics of your life, the truth is much more powerful. You aren't lost. You are likely carrying Ketu in your 10th house. और आपके 10वें घर में बैठे केतु आपको ऐसा कोई काम करने ही नहीं देंगे जिसके लिए आप बने ही नहीं हो। And here we are going to talk about why being an outsider is actually your greatest professional superpower, and how to stop fighting the system so you can start leading from the edge. अब मैं यहाँ पर केतु और 10th हाउस के कनेक्शन को डीपली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरह बनाई जाती है कुंडली, और ये है कुंडली के 12 भाव, जिसमें से ये हाउस, ये है 10th हाउस, द हाउस ऑफ कर्मा, द हाउस ऑफ प्रोफेशन। Now, in Vedic systems, the 10th house is your Karam Bhav, the house of your career, status, and how the world sees you. And Ketu, on the other hand, is the planet of detachment, liberation, moksha, spirituality.
past life mastery and the exit door. So when you put Ketu in the house of career, it creates a unique paradox. You might be naturally good at what you do because the mastery you did in your past life, but still you feel a deep disconnection from it. और ऐसा भी हो सकता है, you might achieve success and then wants to walk away from it. You might feel like a fraud even when you are winning. Let me tell you very clearly, ये कोई कर्स नहीं है. It's a signal that your soul is done with standard, status, and you are here to innovate, not to imitate. अब हम उन 3 सुपर पावर्स के बारे में बात करेंगे, उन एडवांटेजेस के बारे में, उन स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे जो 10th हाउस केतु वालों के पास नेचुरली इनबिल्ट होती है. And to turn this outsider feeling into a career, you have to lean into 3 specific strengths. Number 1, unbiased vision. Number 2, mastery of the niche. And number 3, the power of no. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. The first point is, or the first strength is unbiased vision, जिसका मतलब है clear thinking. जहां सब लोग सच बोलने से घबराते हैं और ये सोचकर चुप रहते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरी क्या इमेज रहेगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा कोई साथ नहीं देगा, मेरे इस एक सच की वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी और मैं सबको खटकूंगा या खटकूंगी. जहां सब लोग ये सोच रहे होते हैं, वहीं आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे. इसीलिए आपका सारा ध्यान उस सच पर होता है जो लोग बोलने से घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, क्योंकि आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पसंद ही नहीं होता. तो आप वो सारे बग्स, वो सारी गलतियां इजीली देख पाते हो जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, देख कर भी अनदेखा कर रहे होते हैं. और आपके इस अनबायस्ड विजन की वजह से, इस स्ट्रेंथ की वजह से आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो बिना डरे सच बोल सकता है और आपका वही सच कंपनी या सिस्टम को फिक्स करता है. स्ट्रेंथ नंबर 2, मास्टरी ऑफ द नीश. आप एक ऐसी नीश, एक ऐसी स्पेशलिटी पकड़िए जिसमें आपका कोई भी मुकाबला ना कर सके, क्योंकि 10th हाउस में बैठा केतु आपको वो डीप ऑब्जर्वेशन स्किल, वो डीप फोकस देता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि आप खुद को लोगों के बीच फिट नहीं कर पाते और इसीलिए यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन और इन डीप थॉट्स. और आपकी यही ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इसी क्वालिटी की वजह से आप किसी भी टॉपिक को लोगों से ज़्यादा बेहतर और गहराई से समझ सकते हो. Strength number 3, the power of no. That means you have the upper hand because you aren't desperate in the professional world. The person who is most afraid of losing their job has the least power. But because Ketu is the karka of detachment, it makes you feel naturally detached. You aren't afraid to walk away if something doesn't align with your soul. When you aren't begging for a promotion or a job, people actually respect you more. They see you as someone with high standards. So your no is what makes your yes more valuable. और यहाँ पर नो बोलकर आप एरोगेंट नहीं बल्कि सिलेक्टिव हो. और ये मना करना या नो बोलना आपका एटीट्यूड नहीं बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है. अब हम बात करेंगे हाउ टू अलाइन योर करियर और उसके लिए आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए. स्टेप 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द सिस्टम. सिस्टम से वैलिडेशन मांगना बंद कीजिए. अगर आपका बॉस आपके हार्डवर्क को, आपके डेडिकेशन को देखकर भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपको वैलिडेट नहीं कर रहा, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं. एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, लोग आपको पसंद करें या ना करें, वो आपके रिजल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. जब आप स्टेटस के पीछे भागना छोड़कर वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करते हो, तब आप किसी भी सिस्टम के मोहताज नहीं रह जाते. आप खुद अपने बॉस बन जाते हो. स्टेप 2, फाइंड अ मिशन ओवर अ जॉब. See, a job is just a transaction.
You give your time, they give you money. For most people, that's enough. But for you, a job without meaning will eventually make you feel empty or depressed, no matter how much it pays. Whereas a mission is a problem you feel called to solve. और ये आपको ऐसा फील करवाता है जैसे आप सच में लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो. एंड व्हेन यू हैव अ मिशन, you don't care if you are the odd one out in the crowd and you aren't there to fit in. You are there to finish your mission. और आपका मिशन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है, क्योंकि तब आप ये अपने लिए नहीं कर रहे होते हो, आप ये दूसरों के लिए कर रहे होते हो. और यकीन मानिए, तब अगर लोग आपको आपके इस काम की वजह से क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं ना, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता. आप अंदर से खुश होते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, भीड़ को फॉलो नहीं कर रहे हो. Step 3. Create your own structure. Now, this is the final piece of the puzzle. Since the normal world doesn't have a place that fits you perfectly, you have to build your own seat at the table. So, don't wait for a permission and stop waiting for someone to give you the perfect role. उस रास्ते पर चलने की कोशिश मत कीजिए जिस पर भीड़ चल रही है, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है. अपना खुद का एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, चाहे फिर वो एक साइड बिजनेस हो, एक यूट्यूब चैनल हो या फिर एक फ्रीलांस नीश. अपना रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि जब आप अपना सिस्टम बनाते हैं तब आपको उसमें फिट होने की जरूरत नहीं पड़ती. तब आप वहां के राजा होते हैं. Being an outsider isn't a sign that you are failing. It's a sign that you have outgrown the cage. And you are here to show the world a different way of working. One that is based on truth, not just titles. If this resonated with you, I really want to hear your story. What is the most out of place you have ever felt in job? Please comment below. मेरे भी 10th हाउस में केतु बैठे हैं और मैं भी एक मिसफिट की ही कैटेगरी में आती हूँ, और मैं आप सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में. मेरा बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था. बस 8 साल की थी मैं और मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था. तो घर का माहौल शुरू से ही उतना अच्छा नहीं था. माई फादर वॉज एन एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर और मेरी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. तो वो मुझे प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बातें बताते रहते थे और मुझे उनकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता था. और उनके पास बहुत सी बुक्स भी थी, तो मैं उनकी बुक्स पढ़ती. पर कभी सोचा नहीं था कि मैं उसे अपना प्रोफेशन बनाऊंगी या मुझे उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए. 18 साल की थी मैं और मेरी शादी हो गई. मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी और मुझे पढ़ना था. तो शादी के बाद वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी. पर जब मेरा फाइनल ईयर था, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, तब मेरी डिलीवरी हो गई और उस वजह से मैं अपनी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई. और मैंने अपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स की शादी को टूटते हुए देखा था. इसीलिए मेरा ड्रीम बस एक अच्छी हाउसवाइफ बनना था और अपना घर संभालना था. इससे ज़्यादा मैंने कभी कोई सपना देखा ही नहीं था अपने लिए. तो मेरा ये एटीट्यूड था कि ठीक है, एग्ज़ाम बाद में दे लेंगे, कौन सा जॉब करना है, एग्ज़ाम देकर भी तो घर में ही रहना है, तो बाद में दे देंगे एग्ज़ाम. ऐसे टाइम निकला. अब बेटी स्कूल जाने लगी तो मुझे सारे रिलेटिव्स और नेबर्स में सब लोग मुझे कहते थे ऐसा कि तू क्या घर पर बैठी रहती है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, तुझे भी कुछ न कुछ करना चाहिए. पर मुझे जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मुझे बाहर ना जाना पड़े, मैं घर पर रहकर ही वो सारी चीज़ें कर सकूं. तो मैंने सोचा कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ. इसमें मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें मैं घर पर रहकर बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लूँगी.
7-8 महीने हो चुके थे एंड आई वॉज रियली डूइंग वेल। तो मुझे लगा कि ये काम चल जाएगा, बट हुआ कुछ और ही। उस फैशन डिजाइनिंग की एग्जाम देने से पहले ही मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने मुझे स्टिचिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि मशीन पर तो पैरों का ही काम होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब आपको कम से कम 6 महीने से साल भर तक बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैरों में और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरा फैशन डिजाइनिंग बीच में ही छूट गया। मैं फिर से खाली हो गई। मैंने सोचा कि यार अब क्या करते हैं, तो मैंने घर पर ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। 2 से 3 साल मैंने घर पर बच्चों की क्लासेस ली, पर उसमें भी मुझे कुछ खास ग्रोथ नहीं मिली, तो मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैं फिर से खाली हो गई। फिर कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर के साथ मैंने उसी की कंपनी ज्वाइन की, जिस कंपनी में वो जॉब करती थी। मैंने उस कंपनी में 1 साल जॉब की। फिर कोविड आ गया, अगेन वो जॉब भी छूट गई, मतलब बंद करनी पड़ी। मैं फिर खाली। और पूरे कोविड में क्या हाल थे सबके, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। ये चीज़ें ना मेरे साथ, मतलब ये पैटर्न मेरे साथ बार बार रिपीट हो रहा था, जिस वजह से मेरी फैमिली के सामने मेरी इमेज ऐसी बन चुकी थी कि ये चीज़ें स्टार्ट तो करती है पर उन्हें बीच में ही छोड़ देती है। और इस वजह से मैंने बहुत ताने भी सुने हैं कि तू टाइम और पैसे दोनों वेस्ट कर रही है। अब कोविड ख़त्म हो गया, सब फिर से बोलने लगे कि अब क्या करेगी। तो मुझे सबने एडवाइस दी कि ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले। और क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था, तो मैंने वहाँ पर एनरोलमेंट की, वो ज्वाइन कर लिया। और मैं सीरियसली उसमें अच्छा कर रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ अब इसमें मैं सेट हो जाऊंगी। बट यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट आ गया। 2 सितंबर 2022 आई हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। और उसके बाद का पीरियड ना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। उसके बाद मेरा मेमोरी लॉस हुआ, मुझे साइटिका हुआ, उसके बाद मुझे मल्टीपल डिजीजेस हुई, और जिस वजह से मैंने अपनी पूरी होप खो दी। मुझे लगा कि नहीं, अब लाइफ ख़त्म है, अब यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा एटीट्यूड ना हमेशा नेवर गिव अप वाला ही रहा है, पर उस पीरियड में मैं गिव अप कर चुकी थी। मुझे लगा कि अब तो लाइफ ख़त्म है, अब दी एंड है, अब कुछ नहीं होने वाला। पर वो कहते हैं ना कि आपकी सोच से परे होती है उस परमात्मा की सोच। उन्होंने आपके लिए जो सोच कर रखा होता है ना, वो आप अपने लिए कभी सोच भी नहीं सकते। हालांकि वो पीरियड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट अगर वो पीरियड, वो चैलेंज मेरी लाइफ में नहीं आता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और आज जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उस चैलेंज ने मेरी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दी। जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें रिपीटेडली हो रही थी ना, मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे मेरे किसी भी करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। मैं सोचती थी कि मैं क्यों किसी एक करियर में टिक नहीं पाती। मुझे खुद पर ही गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि यार सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही। 2023 मैंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट की, चीज़ें समझना शुरू की, उनके बारे में जानना शुरू किया, और मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अकल्ट साइंसेस की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। और फिर मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हुई, अनयूजुअल, मिस्टिकल। मुझे लगने लगा कि कोई तो ऐसी एनर्जी है जो मुझे फोर्स कर रही है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। और मैं फाइनली केतु वाले प्रोफेशन में आ गई, और अब मैं वही कर रही हूँ जो 10th हाउस में बैठे केतु मुझसे करवाना चाहते थे। और साथ ही मैं ये भी समझ पाई हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उनके लिए बनी ही नहीं थी। अब मैं इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं अपने मिशन पर हूँ और मैं अपना पर्पस फॉलो कर रही हूँ, कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ, और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ। और मुझे पता है कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और ये टॉपिक लेना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके 10th हाउस में केतु होंगे, और जिस वजह से उनके करियर में वो अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे होंगे। एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक गाइडेंस का काम करेगी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक मिसफिट की कैटेगरी में आते हैं तो ये बात समझ लीजिए। फ्रेंड्स, मिसफिट होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है।
क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो सिस्टम से बाहर निकलकर देख सके और उसे फिक्स कर सके। अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप भी एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड योर केतु पावर, please hit that subscribe button and join this community, because we are building a space for the thinkers, for the seekers, and for the spiritual rebels who are ready to master their own system. So before you go, drop a comment below and tell me what is that one mission you are starting today. और हाँ, याद रखिए, आप फिट होने के लिए नहीं, लीड करने के लिए बने हैं। सो स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार और इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।